तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सीजोफ्रेनिया क्या होता है। तो सीजोफ्रेनिया एक तरीके का पागलपन है जिसको हम लोग स्प्लिट माइंड बोलते हैं, राइट। और अगर आप देखो तो सीजोफ्रेनिया है ना, हमारा रियलिटी से कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं चीजें। जो हमारी रियलिटी है वो कहीं ना कहीं वहां से चीजें दूर हो जाती हैं, राइट। तो इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस एंड रिलैप्सिंग एपिसोड ऑफ साइकोसिस। पागलपन के या तो दौरे पड़ते रहते हैं, रिलैप्स होता रहता है, और यह परमानेंट पागल हो जाता है। ठीक है, तो सीजोफ्रेनिया। और ये मैंने आपको बताया कि जो पागल हम लोगों को सड़क पे दिखते हैं, है ना, वो सब सीजोफ्रेनिया के ही पेशेंट है, परमानेंट वाले। ठीक है। मेजर सिम्टम्स, हॉलिसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। ठीक है, हॉलिसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, ये आपको मैं बहुत बार बता चुके हैं, है ना। आयुर्वेदा वाला सिम्टम भी हमने बता दिया था, आयुर्वेदा वाला पार्ट भी। अब आता है कि सिम्टम्स कितने टाइप के होते हैं, ये आपको जरूर याद करना है। एक होता है, हम सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं निगेटिव सिम्टम्स। अब पॉजिटिव सिम्टम्स एंड निगेटिव सिम्टम्स का मतलब समझ लो। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब होता है जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारे कभी सिम्टम्स नहीं थे, जो पहली बार आ रहे हैं पॉजिटिव, जो पहली बार पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। जैसे डिल्यूजन एंड हॉलिसिनेशन। एक नॉर्मल इंसान में डिल्यूजन या हॉलिसिनेशंस नहीं होते, है ना। हॉलिसिनेशंस का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। कोई आपका उद्दीपक नहीं है ना, कोई स्टिमुलस नहीं है ना, वहां कुछ भी नहीं है लेकिन आपको सांप दिख रहा है ना। आवाजें आ रही हैं जबकि कोई बात कर ही नहीं रहा है। बिजली चमक रही है बादल में जबकि वास्तव में मौसम साफ है। तो कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है, इसको बोलते हैं हॉलिसिनेशन, है ना। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सिम्टम्स नॉर्मल आदमी में नहीं होते। आपकी क्लास में ऐसा कोई नहीं होगा, देखो कभी कदार होना तो अलग बात है, साल में एक बार हल्की सी खुशबू आई, आपने कहा लग रहा समोसे की खुशबू आ रही है। ठीक है, हो सकता आ भी रही हो, किसी की नाक बहुत तेज हो या हवा का झोंका आया हो, लेकिन कोई बार बार अगर ऐसी बात करे, है ना। आप जंगल में जा रहे हो जहाँ पे समोसे की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और अगर वहां पे आपसे कोई कहे कि समोसे की खुशबू आ रही, थोड़ी दूर आगे चल के कहे कि किसी और चीज की, है ना, बिरयानी की आ रही है, तो इसका मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटी है। लगातार अगर कोई आपसे कंप्लेन कर रहा है। निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स हमने बताया था कि जो हमारा पहले से है वो अब कम हो गए। जैसे पहले हम बात करते थे, निगेटिव हो गए अब वो। लेकिन अब पहले बात करते थे, अब पॉवर्टी ऑफ स्पीच हो गई। हम्म। पहले हमें हर चीज में फील होता था, प्लेजर फील होता था, है ना, खुशी महसूस होती थी मूवी देखने में, घूमने में, यूट्यूब के वीडियो बनाने में। लेकिन अब हमें खुशी नहीं महसूस हो रही, है ना। तो एनहिडोनिया, एसोशियलिटी। ठीक है, जो सोशल ना रहे। तो ये सब चीजें जो है आप अगर देखोगे तो इस टाइप से आपकी चीजें बदल जाती हैं। फिर एंटी साइकोटिक ड्रग्स की बात करें अगर, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स में ये तीन आपके ग्रुप आपको दिख रहे होंगे। एक आपको दिख रहा है फिनोथायाजीन्स। अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। एक है ब्यूटाइरोफिनोन्स, थायोजेंथीन्स एंड अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। और यहाँ पे एक लिखा है एटिपिकल। ये जो वर्ड है इसको आप लोग सीख लो, एटिपिकल। एटिपिकल का मतलब क्या होता है ना। एटिपिकल के दो तीन मतलब हैं। पहला यहाँ पे मतलब है डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप। ठीक है, ये बाकी जो ग्रुप्स हैं जिनमें कुछ कॉमन बातें होंगी, तो एटिपिकल में ज्यादातर वो बिल्कुल अलग ही ग्रुप की बातें होती हैं। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो अलग अलग हैं, है ना, ये भी मैं डिफर, ये भी आपस में भी डिफर कर सकते हैं।
ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इसको एटिपिकल बोला जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बाकी दवाइयां हैं, है ना, ये बाकी जो दवाइयां हैं यहाँ पे, है ना, ये ज्यादातर दवाइयां अगर आप देखो, ठीक है, तो ये ज्यादातर, है ना, जो काम कर रही हैं वो काम कर रही हैं डोपामिन को ब्लॉक करके। तो मोस्टली डोपामिन ब्लॉकर, कहीं ना कहीं ये सारी दवाइयां, ग्रुप अलग अलग है, केमिकली अलग अलग, लेकिन सब दवाइयां जो हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं डोपामिन को ब्लॉक कर रही हैं। लेकिन अगर एटिपिकल की बात करें, ठीक है, तो नो ऑब्लिक लेस डोपामिन ब्लॉकिंग एक्शन। ठीक है, तो अब होता क्या है, एक्ट बाय अदर मैकेनिज्म। अब समझ गए इनको एटिपिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जितनी है सब डोपामिन पे काम कर, लेकिन एटिपिकल वाली कुछ अलग तरीके से काम कर रही है ना, इसीलिए उनको हम लोग एटिपिकल में रखते हैं। ठीक है, अब इनमें से दो तीन दवाइयां आपको याद करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमने कल आपको बताया था क्लोरप्रामाजिन के बारे में, है ना, ये आपको याद करनी है कि कुछ दवाइयां हैं जो आपको बार बार दिखेंगी कहीं ना कहीं यूज होते हुए, है ना। ऐसे ही इसमें एक हेलोपेरिडोल आपको याद करनी है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपको क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन आपको याद करनी है ना। इसके अलावा आप भले मत याद करो, लेकिन ये दो तीन दवाइयां कम से कम एंटी साइकोटिक के नाम पे याद कर लो। अब आप देखो, ये पूरी जो कॉमन दवाइयां हम लोग यूज करते हैं, एक उनका चार्ट है। ठीक है, अब पहली दवाई ले लो जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी, है ना, क्लोरप्रामाजिन। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए है आपको। यहाँ पे एंटी साइकोटिक डोज लिखी हुई है, तो सारी दवाइयों की डोज आपको यहाँ पे दिख जाती है। ये आपकी बुक की फोटोग्राफ्स है ना, और डोज आपको सिर्फ फार्मा की बुक में ही मिलती है या मेडिसिन की बुक में मिलती है। इंटरनेट वगैरह पे ये शायद बैन है, तो आप नॉर्मली आप जल्दी से डोज आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हर मेडिसिन की देखिए आपकी डोज दी है। अब किसी की रेंज 100 से 800 मिलीग्राम है, किसी से 1 से 10 मिलीग्राम है, 1 से 8 मिलीग्राम है। पर ये नहीं कह सकते कि 100 से 800 मिलीग्राम वाली ज्यादा इफेक्टिव होगी और ये 1 मिलीग्राम वाली बेकार होगी, क्योंकि अलग अलग ड्रग है ना। जैसे सब्जी खाते हैं या दाल खाते हैं तो नमक एक चुटकी पड़ता है, मसाला एक चम्मच पड़ता है ना, और पानी एक गिलास पड़ता है। तो अलग अलग मेडिसिन अलग अलग इफेक्टिव होती है। तो कोई 500 मिलीग्राम में इफेक्टिव है तो कोई 5 मिलीग्राम में ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये डोज नहीं देखनी होती है, और ना आप डोज देख के ये कह सकते हो कि ये हाई पावर है या ये लेस पावर है। हाँ, क्लोरप्रामाजीन अगर हम किसी को 500 मिलीग्राम दे रहे हैं और किसी को 800 मिलीग्राम दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 800 मिलीग्राम वाली ज्यादा पावर की दवाई दे रहे हैं। ऐसे ही ट्राइफ्लूपेरिडॉल अगर हम 1 मिलीग्राम दे रहे हैं तो ये कम पावर की है, और इसको अगर हम 8 मिलीग्राम दे रहे हैं तो ज्यादा पावर होगी, क्योंकि इसकी हम ज्यादा साइट में दे रहे हैं। तो ये 8 मिलीग्राम पे भी ज्यादा हो गई, जबकि ये 500 मिलीग्राम पे भी कम हो गई। तो केमिकली नेचर के हिसाब से आपकी पावर का मतलब होता है, अदरवाइज उस पावर का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपकी बहुत सारी डोजेज यहाँ पे हर मेडिसिन की दे रखी है। अब आप देखो, क्लोरप्रामाजीन हमने कल आपको बताया था, है ना। और उससे पहले अगर आप सीजोफ्रेनिया के बारे में देखोगे, तो सीजोफ्रेनिया में हम लोगों ने एक लाइन लिखी थी, है ना, और वो क्या लाइन लिखी थी कि मेनली इट इज ड्यू टू, है ना, डोपामिन एक्सेस इन लिम्बिक एरिया। याद है?
डोपामिन थ्योरी। तो एक्सेस डोपामिन इन लिम्बिक एरिया। ठीक है, तो मेन कहीं ना कहीं यही पैथोलॉजी है, और इसीलिए ज्यादातर दवाइयां हमारी कहीं ना कहीं उसी पे काम करती है। ठीक है, तो क्लोरप्रामाजीन भी हमारा उसी पे काम करती है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें करें। तो मेनली ये काम कैसे करती है समझ में आया आपको? मैं बता लिख देता हूँ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेनली D2 ब्लॉकिंग एक्शन, मेनली D2 ब्लॉकिंग एक्शन। तो ये कहीं ना कहीं, है ना, D2 का मतलब समझ गया, D2 यहाँ पे डोपामिन रिसेप्टर, है ना। डोपामिन रिसेप्टर्स 5 टाइप के होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5। तो ये ज्यादातर D2 टाइप के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। देन दूसरी खास बात क्या होती है ना, कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो आपके ज्यादा रिलीव होते हैं। ठीक है, तो क्लोरप्रामाजीन को देने पे, है ना, मोर बेनिफिट इन पॉजिटिव सिम्टम्स एज कंपेयर टू निगेटिव सिम्टम्स। इनको देने से पॉजिटिव सिम्टम्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, निगेटिव सिम्टम्स में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। और खास तौर से जितनी भी डोपामिन वाली दवाइयां हैं, है ना, उनमें सब में यही बात आपको निकल के आई। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करो। साइड इफेक्ट में कल हमने बात करा था कि डोपामिन जब ब्लॉक होगा, तो डोपामिन ब्लॉक होने की वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लस इन दवाइयों से नींद बहुत आती है, सिडेटिव। और तीसरी एक और प्रॉब्लम है कि जैसे ये डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक करता है, वैसे ही ये हमारी बॉडी के अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है, और अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक होने से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। ऐसे ही वोमिटिंग सेंटर में डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एंटी एमेटिक एक्शन होगा। ये थोड़ी चीजें आपको देखो रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। तो ये 4 चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप देखो क्लोरप्रामाजीन को, ये ये 4 चीजें यहाँ पे लिखी हैं: एक्स्ट्रा पिरामिडल, सिडेटिव, हाइपोटेंसिव एंड एंटी एमेटिक। और पहली वाली जो ड्रग थी क्लोरप्रामाजीन, तो दो D2 ब्लॉकिंग एक्शन है, तो ये भी है, सिडेटिव भी है, हाइपोटेंशन भी कर रही, और एंटी एमेटिक एक्शन भी है। ये बताइए आपको समझ में? अब आप देखो, अगर जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल या इससे पार्किंसन डिजीज जैसे लक्षण हो जा रहे हैं, ये इसके साथ प्रॉब्लम। अब आप नई वाली दवाइयां देखो, नई वाली दवाइयां, है ना, यहाँ से स्टार्ट होनी क्लोजअप। और अगर ये सारी दवाइयां आप देखो,
तो ये कहीं ना कहीं इनका एंटी एमेटिक एक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो न्यूअर वाली ड्रग्स है इनके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, या यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है। और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, जो पहली वाली ड्रग है क्लोजापिन, तो इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्लोजापिन की सबसे पहली बात क्या है कि वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन। इससे जो है क्लोजापिन से D2 ब्लॉकिंग एक्शन हमारा कम होता है। अब अगर D2 ब्लॉकिंग एक्शन कम है ना, तो आपको दो चीजें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। पहली कि इससे जो है आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब बेसल गैंग्लिया में डोपामिन हमारा नहीं ब्लॉक होगा तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो नो ऑब्लिक लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो नो ऑब्लिक लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। दूसरा, अगर वीक D2 एक्शन है तो फिर एंटी एमेटिक एक्शन भी नहीं होगा, तो नो ऑब्लिक लेस एंटी एमेटिक एक्शन। ये बात आ गई समझ में, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं डोपामिन से रिलेटेड है, राइट। तीसरा एक और भी हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या है, नो इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। कल बताए थे ना हमने डोपामिन के काम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर क्लोजापिन की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये दूसरे एक रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक है। तो सेलेक्टिव फॉर D4 रिसेप्टर्स, सेलेक्टिव फॉर D4 रिसेप्टर। और इसीलिए बेसल गैंग्लिया में जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, D2 रिसेप्टर होते हैं। मेनली D2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड D4 आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन तीसरी जो हमारी क्लोरप्रामाजीन के साथ प्रॉब्लम थी वो इसके साथ है, वो क्या है, 5H2 ब्लॉकेट, अल्फा ब्लॉकेट, ठीक है। अल्फा ब्लॉकेट का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेंशन। वो होगा, ब्लड प्रेशर इससे भी कम होगा, हाइपोटेंशन। तो अब ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप देखो, साइड इफेक्ट की अगर बात करें इस ड्रग की, साइड इफेक्ट, तो पहला साइड इफेक्ट है सिडेशन, नींद इससे भी आती है, सिडेशन।
दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो मैं आपको बताना है, जो आपके एग्जामिनेशन में आता है, वो है एग्रेनुलोसाइटोसिस। ये आपको रटना है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है। एग्रेनुलोसाइटोसिस ये जो है फैटल होता है, क्योंकि अगर किसी को हो गया तो डेथ हो जाएगी। एग्रेनुलोसाइटोसिस फैटल, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ये तो पता है ना डब्ल्यूबीसी, जो ग्रेनुलोसाइट्स है इनका नंबर क्या होता है, कम होने लगता है, डिक्रीज नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स के नंबर कम होने लगते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, वीकली टीएलसी मॉनिटरिंग। क्योंकि ग्रेनुलोसाइट कम होने लगता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखना पड़ेगा। 4000 से 11000 होता है, वो कम तो नहीं होने लगा। ठीक है। और इसी की वजह से ये इसको जो है ना, मेजर लिमिटेशन है। क्योंकि एक ग्रेनुलोसाइट फैटल है, इसका मतलब अगर इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो मरीज पता चला सीजोफ्रेनिया से तो नहीं मरा, लेकिन इस दवा की वजह से मर गया। ठीक है। तो ये मेजर लिमिटेशन है इसकी। एक और प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम आप देख लो। तीसरी प्रॉब्लम है वेट गेन। इस दवाई को खिलाने से मरीज का वेट गेन होता है। तो अब अगर हम यूजेज की बात करें, तो यूजेज में क्या हो गया, इसको हम बहुत कॉमनली यूज नहीं करते। तो कब यूज करते हैं, रिजर्व ड्रग की तरह यूज करते हैं। तो रिजर्व ड्रग फॉर रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है रेजिस्टेंट सीजोफ्रेनिया। मतलब अगर नॉर्मल दवाइयां जो हमारी बाकी एटिपिकल के अलावा जो दवाइयां थी, अगर उनसे फायदा नहीं हो रहा है, तब हम इसको यूज करते हैं रिजर्व ड्रग की तरह। ठीक है। दूसरी खास बात क्या होती है कि इसमें जो है बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स आर इम्प्रूव्ड। दोनों में ज्यादा फायदा है, क्योंकि डोपामिन D2 वाला इसका एक्शन नहीं है, तो इसके अदर एक्शंस भी हैं। तो ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेन वाली दवाइयां आपको ज्यादा नहीं पढ़नी होती। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो रिजर्व ड्रग हमने क्यों कर रखा है, ड्यू टू ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज द लिमिटेशन। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज द लिमिटेशन, क्योंकि फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी उससे। ठीक है। तो जब नॉर्मल दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा मरीज, तो भाई ठीक करने के लिए आखिरी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर ले। तो अब ये समझ में आया एटिपिकल की क्यों एटिपिकल बोलते हैं, क्लोजापिन की क्या क्या खास बात है। और ये यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग है जो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कर देती। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इट इज क्लोजापिन। राइट। इसी चीज से बचने के लिए एक इसका भाई तैयार कर लिया गया,
है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्लोजापिन के साथ साथ में नीचे एक और दी है ओलेंजापिन। तो क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन। ओलेंजापिन की यही खास बात है कि लगभग सब मिलती जुलती है, लेकिन ओलेंजापिन से क्या है कि एग्रेनुलोसाइटोसिस नहीं होती। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ओलेंजापिन सिमिलर टू क्लोजापिन, बट नो एग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ओलेंजापिन भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज आप और देखो, यहाँ पे ये हमने पूरा चार्ट लगा दिया है। हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि ये D2 ब्लॉकिंग एक्शन नहीं है, तो एंटी इम्टिक एक्शन गायब हो गया। तो नो D2 ब्लॉकिंग एक्शन, सो नो एंटी इम्टिक एक्शन। ऐसे ही इधर भी देखो, क्योंकि अगर D2 ब्लॉकेज नहीं है तो फिर पिरामिडल सिम्टम्स भी नहीं है। है ना, प्लस माइनस का मतलब यही है कि नहीं है या बहुत कम है। तो एटिपिकल की ये खास बात है कि पार्किंसन लाइक दिक्कत नहीं होगी और एंटी एम्प्टिक एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आती है सिडेटिव और हाइपोटेंसिव एक्शन की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये दो खास तौर से जो आपके इफेक्ट हैं, यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूँ। ये आपको सिखाने के लिए बस सिखा रहा हूँ, कुछ चीजें आपको क्लिनिकली इसलिए मैं बता देता हूँ। तो नोट क्या है यहाँ पे कि ये जब मरीज को हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, है ना, जहाँ पे मरीज को नींद आ सकती है या उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे मरीज को हैबिट पड़ जाती है और उसको जिसी दवा से शुरुआत में खूब महीने भर नींद आती है, 15 दिन नींद आती है, लेकिन महीने भर बाद उसको नींद आनी बंद हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम होना बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अभी इस दवा से रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, नोट टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब रेजिस्टेंस, डेवलप टू sedative and hypotensive action with prolonged use। ठीक है, ये क्लोरपामाजिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम लगातार देते हैं मरीज को, है ना, तो टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। और ये जो मरीज को शुरुआत में खूब नींद आ रही होती है, ब्लड प्रेशर उसका गड़बड़ हो रहा होता है, उन सब से मरीज को आराम मिल जाती है, फायदा हो जाता है। तो अब एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आ जाओ। देखो ये चैप्टर ना थोड़े से टफ हैं और थोड़े से आपको याद करने वाले हैं, उतने कॉमन नहीं है। जैसे जीआईटी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, रेस्पिरेटरी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो ये थोड़े से आपके अलग टाइप के चैप्टर हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपको जो है ये मरीज मिल जाएंगे, दवा खाते हुए मिल जाएंगे, तो दवा को आप रिकॉग्नाइज कर पाओ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हॉलिसिनेशन एंड डिल्यूजन
ये पॉजिटिव सिम्टम्स है या निगेटिव सिम्टम्स है, तो आप क्या बताओगे? तो कंफ्यूज मत करो भाई, है ना, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। नए पॉजिटिव ऐड हो गए हैं। पॉजिटिव का मतलब ऐड हो गए, जो पहले नहीं थे हमारी पर्सनालिटी में। और निगेटिव का मतलब पहले थे लेकिन अब वो डिलीट हो गए, कम हो गए, निगेटिव हो गए। तो डिल्यूजन और हॉलिसिनेशन ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। ठीक है। देन कौन सी ड्रग है जो D2 ब्लॉक नहीं करती लेकिन फिर भी एंटी साइकोटिक इफेक्ट अच्छा है? तो ये सब लोग याद रखेंगे, क्लोजापिन। एंड क्लोजापिन इज नॉट कॉमनली यूज। रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया में दे सकते हैं लेकिन फिर भी कॉमनली यूज नहीं करते हैं, एक साइड इफेक्ट की वजह से। कौन सा साइड इफेक्ट है इसका? एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है। और एक किसी का भाई है, बहन है, जिसको आप बोल सकते हो, जिससे एग्रेनुलोसाइटोसिस नहीं होती, बाकी लगभग मिलती जुलती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलेग्या। ठीक है। बढ़िया, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो चीजों को। कुछ चीजें समझने के लिए ही है, अगर आप नहीं भी याद करोगे तो काम चलेगा। और जो लोग केडी त्रिपाठी किताब से पढ़ रहे हैं, केडी त्रिपाठी बुक के जो लोग पढ़ते हैं, उनकी बुक में देखो यहाँ पे नीचे इस टाइप से रेड कलर से लिखा रहता है। और ये रेड कलर से जो लिखा रहता है ये ब्रांड नेम होते हैं। ये जैसे यहाँ पे देखो, ये टेबलेट आ रही है और इंजेक्शन आ रहा है इसका। 10 मिलीग्राम की टेबलेट है और 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन है। ड्रग कौन सी है? ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। ऐसे ही थायरिडाजीन अगर आप देखोगे तो ये इसके ब्रांड नेम दिए हुए हैं, और ये 25 मिलीग्राम की है, 50 और 100 मिली, 3 स्ट्रेंथ में टेबलेट है। तो ये ब्रांड नेम यहाँ पे दिए रहते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा भी मैंने कहा था कि ब्रांड नेम के लिए आप लोग, है ना, वेबसाइट है 1milligram.com, वहां से देख सकते हो, या एक आपकी किताब आती है ड्रग टुडे, वो ले सकते हो, या सिम्स आती है और मिम्स आती है, इनमें से कोई भी किताब आप लोग ले सकते हो, है ना, ब्रांड नेम और इम्पोर्टेंट फीचर्स देखने के लिए। ठीक। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बस चलते चलते मैं आपको कुछ एक और बात बता दूं, कि जो हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, तो इसमें दो टाइप की होगी, एक टिपिकल और एक एटिपिकल। ठीक है। तो नॉर्मली ये है कि बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। बोथ आर इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट पॉजिटिव सिम्टम्स।
ठीक है। बट अब यहाँ पे बट मैंने लगा दिए। एटिपिकल आर मोर इफेक्टिव आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट नेगेटिव सिम्टम्स। तो मरीज में कौन सी सिम्टम्स ज्यादा है ना? अगर नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा है तो आपकी मजबूरी है कि आपको एटिपिकल देनी पड़ेगी, और अगर पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा हैं तो आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, राइट। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, है ना? आप अच्छे से पढ़ लो, और टेस्ट आपका नहीं बना पा रहा हूं मैं, जल्दी से फिर टेस्ट बनाते हैं। कल मोर प्रोबेबली हम लोग AIPGET वाला एक टेस्ट बना लूंगा, या तो फार्मा से ही ले लेंगे, या जो है तो उसकी क्लास ले लेंगे। फिजियो में हमने ब्लड पढ़ाया था, ब्लड के अलावा या तो कोई ले लेंगे, देखेंगे अभी क्या करना है ना? तो उसकी एक क्लास ले लेंगे, तो वो आप लोग जरूर अटेंड करो। तो MCQ, क्योंकि आप उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो आप लोग वो क्लास जरूर करना कल। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। तो गुड नाइट टू ऑल।